Welcome back students, this is Dr. Anubha Sharma and today we are going to discuss photosynthesis जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके बॉटनी वाले पार्ट का और ये यूनिट 5 जो है इसमें इंक्लूड है। तो चलिए डिस्कस करते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। सो as you know, all animals including human rely on plant for their food. Green plants are autotrophs and they synthesize their own food through a process known as photosynthesis. And other organisms, जिनको हम बोलते हैं heterotrophs, they directly or indirectly dependent on green plant for their sustenance, right? तो जितने भी एनिमल अर्थ पे पाए जाते हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ग्रीन प्लांट पर डिपेंडेंट रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो फूड बन रहा है वो बनाया जा रहा है ग्रीन प्लांट के द्वारा और उनको ही फिर अदर एनिमल खाते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स खाते हैं और उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर्स खाते हैं जो नॉन वेज लेते हैं, जो कार्निवोरस एनिमल है ना। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सभी जितने भी जो भी लाइफ है अर्थ पे प्रेजेंट वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंडेंट रहती है ग्रीन प्लांट्स के ऊपर। ग्रीन प्लांट हार्नेस लाइट एनर्जी टू क्रिएट ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि ग्रीन प्लांट जो है वो इनऑर्गेनिक जो कंपोनेंट्स हैं लाइक CO2 है, H2 है, H2O है, वाटर है, उनको मिला के एक प्रोसेस के थ्रू, मतलब एक प्रोसेस, वो कौन सा प्रोसेस जिसमें लाइट एनर्जी यूज हो रही है, उन इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में कन्वर्ट कर देता है। कौन? ग्रीन प्लांट। और ये प्रोसेस कौन सा होता है? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फिजिको केमिकल प्रोसेस और जिसको सही टर्म में बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स सिंथेसाइजिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लाइट की प्रेजेंस में फूड का सिंथेसिस, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स का सिंथेसिस जिसको फर्दर यूज किया जा सके, ठीक है, इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। सो फोटोसिंथेसिस इज एसेंशियल फॉर लाइफ। व्हाई? बिकॉज इट इज द प्राइमरी फूड सोर्स ऑन द अर्थ। सही बात है। एंड दूसरा, इट रिलीज ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर। एक तो ये खाना बना रहा है, फूड बना रहा है, प्राइमरी फूड सोर्स है, और दूसरा एनवायरनमेंट को ऑक्सीजन दे रहा है जिसकी सारे एनिमल्स को जरूरत होती है फॉर ब्रीदिंग पर्पस, फॉर देयर सर्वाइवल। सो इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, वी विल लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फोटोसिंथेटिक मशीनरी। कौन सी फोटोसिंथेटिक मशीनरी है जो फोटोसिंथेसिस कराती है, उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। और दूसरा, कौन सी रिएक्शंस हैं जो कि लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए जिम्मेदार हैं या कन्वर्ट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। तो यहाँ पर हमें ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पर्टिकुलर फोटोसिंथेसिस वाला जो चैप्टर है उसमें डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हम कुछ छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट जो प्रीवियसली साइंटिस्ट, डिफरेंट जितने भी रिनाउंड साइंटिस्ट हैं, उन्होंने किया और उन्होंने प्रूव किया कि फोटोसिंथेसिस के लिए जो जो चीजें जरूरी हैं वो क्यों जरूरी हैं, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सो यहाँ पर मैंने आपसे पूछा है कि व्हाट डू वी नो अबाउट फोटोसिंथेसिस, यानी हम फोटोसिंथेसिस के बारे में क्या जानते हैं। हम ये जानते हैं कि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्लांट सिंथेसाइज देयर फूड, है ना, बाय यूटिलाइजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड वाटर। ठीक है, इनको यूटिलाइज करके वो अपना फूड बनाता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है। यही होता है ना फोटोसिंथेसिस। तो इस फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायरमेंट किस किस चीज की है? रिक्वायरमेंट फोटोसिंथेसिस, एक तो प्लांट के अंदर क्या होना चाहिए? पिगमेंट होना चाहिए जो कि ग्रीन कलर का हो, यानी कि क्लोरोफिल। एक लाइट सोर्स होना चाहिए जो कि सन है ऑफ कोर्स, एंड वहां के एयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो स्टार्च फॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट सबसे पहले डिस्कस करते हैं। कुछ छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट आपकी बुक में दिए हुए हैं, उन सभी एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये प्रूव होगा कि जो फोटोसिंथेसिस है उसके लिए क्लोरोप्लास्ट भी जरूरी है, जो फोटोसिंथेसिस है उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है, जो फोटोसिंथेसिस है उसका ऑक्सीजन का जो सोर्स है
वो कौन सा है, जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो किस सोर्स से निकलती है। तो इन सारे छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू कई सारी चीजें प्रूव होंगी और ये हमारे सिलेबस में है, तो इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट है वो है वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट या स्टार्च फॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, इसमें एक वेरीगेटेड लीफ ली गई या पार्शियली कवर्ड लीफ ली गई। ठीक है, पार्शियली कवर्ड लीफ कैसी थी, यानी कि ये अगर कोई एक लीफ है, तो इसका इतना हिस्सा कवर कर दिया गया, किसी ब्लैक पेपर से। ठीक है, और यहां से सनलाइट तो आ ही रही है। यहां से सनलाइट तो आ ही रही है। तो yes, so this particular experiment is conducted with a variegated or partially covered leaf with the black paper and exposed to the light. This one is light. Testing for starch showed photosynthesis occur only in green part of in the presence of light. What does it mean? अगर इस एक पत्ती को लिया और उसका आधा पार्ट कवर कर दिया ब्लैक पेपर से और आधा एक्सपोज रहने दिया सनलाइट पर, तो स्टार्च जो बना, जो फूड बना, वो केवल उस पार्ट में बना जो कि सन के एक्सपोजर में थी, यानी कि जो ग्रीन पार्ट बाहर की तरफ दिखाई दे रहा था। ठीक है, तो इससे क्या पता चला कि जो पार्ट हमने ढक दिया है वो फूड सिंथेसाइज नहीं कर रहा है। इससे प्रूव हुआ कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल की जरूरत होती है। ठीक है, दूसरा एक्सपेरिमेंट था जिसे बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायरमेंट एक्सपेरिमेंट या फिर KOH सोक्ड कॉटन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसमें क्या किया गया, इसमें अ पार्ट ऑफ लीफ इज एनक्लोज्ड इन अ टेस्ट ट्यूब विद KOH सोक्ड कॉटन। एक लीफ को, जैसे फिर से एक लीफ बनाया देती हूं मैं आप लोगों के लिए। अगर ये कोई एक लीफ है और ये अगर कोई एक टेस्ट ट्यूब है, तो थोड़ी लंबी सी लीफ बना लेते हैं। यहाँ पे अगर ये कोई एक टेस्ट ट्यूब है और यहाँ इस कॉटन को रख दिया, और ये कॉटन में क्या है, इसमें है KOH। KOH में भिगोकर एक कॉटन रख दी और इस KOH की क्वालिटी क्या है कि ये जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी कि इसमें अंदर की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम रह जाएगी। ठीक है, नेग्लिजिबल रह जाएगी, और इसको थोड़ी देर के लिए रखा रहने दिया लाइट में। ठीक है, तो फिर इन्होंने क्या देखा, यहाँ पर जैसे लाइट सोर्स है और इससे लाइट आ रही है, ये हमारा सन है, राइट। तो ये एक्सपेरिमेंट को क्या बोल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायरमेंट एक्सपेरिमेंट, जिसमें KOH सोक्ड एक कॉटन को अंदर टेस्ट ट्यूब के डाल दिया और आधा पार्ट अंदर है लीफ का और आधा बाहर है। ठीक है, आफ्टर एक्सपोजर टू लाइट द एक्सपोज्ड पार्ट टेस्ट पॉजिटिव फॉर स्टार्च व्हाइल द एनक्लोज्ड पार्ट टेस्ट नेगेटिव। यानी कि जो नीचे वाला पार्ट था, अगर इसको इसमें से देखा कि इसमें स्टार्च सिंथेसाइज हो रहा है, तो यहाँ ये टेस्ट नेगेटिव आया स्टार्च के लिए, वहां स्टार्च सिंथेसिस नहीं हो रही थी। जबकि ये जो ऊपर वाला पार्ट है, जब इसको चेक किया तो यहाँ पर स्टार्च की सिंथेसिस हुई, यहाँ पर स्टार्च ग्रेन्यूल्स मिले। ठीक है, तो इससे क्या पता चला कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का होना भी बहुत जरूरी है। ये एक्सपेरिमेंट ये प्रूव करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायरमेंट एक्सपेरिमेंट, क्योंकि उसके अंदर KOH डाल दिया था तो कार्बन डाइऑक्साइड उसने पूरी सोक कर ली, अंदर बिल्कुल भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रही, तो वो स्टार्च ग्रेन्यूल्स नहीं बना पाया, वो वाला पार्ट जो कि अंदर की तरफ था टेस्ट ट्यूब के। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, तो इस एक्सपेरिमेंट से यही डेमोन्स्ट्रेट हुआ, नेसेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या था, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट किया था जोसेफ प्रिस्टले ने, और उन्होंने ये बताया
कि व्हाट इज द रोल ऑफ एयर इन प्लांट ग्रोथ, यानी कि प्लांट की ग्रोथ के लिए एयर बहुत जरूरी है। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये बताया। एंड उन्होंने ऑक्सीजन की डिस्कवरी के लिए भी उन्हीं का नाम आता है, उनको ही माना जाता है, उन्होंने ही ऑक्सीजन को डिस्कवर किया था। ठीक है, तो उस अपने एक्सपेरिमेंट में जोसेफ प्रिस्टली ने क्या किया कि एक कांच के जार ढक कर एक कैंडल रखी, सबसे पहले केवल एक कैंडल रखी, और उन्होंने देखा कि जैसे हम भी करते हैं घर में बचपन में छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स जब बच्चों को कराए जाते हैं कि भाई किसी भी चीज आग लगने के लिए कौन सी चीज जरूरी है, तो एयर का कौन सा पार्ट, ऑक्सीजन की, भाई कैंडल जलाई और उसे ग्लास से ढक दिया, कुछ देर बाद कैंडल बुझ जाती है। यही तो होता है, छोटे छोटे बच्चे करते हैं एक्सपेरिमेंट। अब उसके बाद उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, और कैंडल बुझ गई तो उन्होंने कहा चलो मैं एक एनिमल रख देता हूँ साथ में, हो सकता है कि एनिमल कोई जो एयर छोड़ रहा है उससे ये जो कैंडल है वो जलती रहे, राइट। तो वो पॉसिबल नहीं हुआ। उन्होंने एक चूहे को और एक कैंडल को, दोनों को साथ में रखा और उसको ढक कर रख दिया। तो उन्होंने देखा कि कुछ देर बाद क्या हुआ, वो चूहा भी क्या फील करने लगा, एग्जॉस्टेड फील करने लगा, और जो कैंडल थी वो भी बुझ गई। ठीक है, इसका मतलब वो जो माउस था और कैंडल था, वो कुछ तो उन्होंने एयर अंदर ली, और एयर अंदर लेने के बाद उन्होंने कुछ ऐसी टॉक्सिसिटी वाले एयर बाहर भेजी कि उनको एग्जॉस्ट फील होने लगा। उन्होंने कहा चलो एनिमल तो नहीं दे रहा है भाई ये वाले एयर, चलो प्लांट साथ में रखकर देखते हैं। तो उन्होंने फिर ये तीसरा वाला एक्सपेरिमेंट लगा दिया जिसमें कैंडल भी जली हुई थी, एक माइस भी था और एक मिंट प्लांट था। तब उन्होंने उसको जब इस सिस्टम को लगा के रखा तो ये सिस्टम बरकरार रहा, मतलब वहां पर कोई डैमेज नहीं हुआ, ना कैंडल बुझी, ना एनिमल को कोई दिक्कत हुई जो माइस था, और प्लांट भी अपना हरा भरा बना रहा। ठीक है, तो उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया कि जब हम तीनों चीजों को साथ में रखते हैं तो वो जो डैमेज कर दी थी एयर, माइस और कैंडल ने, ठीक है, अपने कारण उसको रीस्टोर किया प्लांट। ये अपने एक्सपेरिमेंट में उन्होंने बताया, ये जो डैमेज्ड एयर थी वो रीस्टोर की प्लांट में। ठीक है, okay, so he found that placing a mint plant in the bell jar allow the mice to survive and candle to continue burning, right? So he hypothesized that plant restore the air that animal and burning candle removed, यानी कि वो एनिमल ने और बर्निंग कैंडल ने जो एयर रिमूव कर दी थी उसको रीस्टोर प्लांट ने किया है, ये उनकी ऑब्जर्वेशन थी। इसी एक्सपेरिमेंट को जॉन इंजनहाउस ने भी रिपीट किया, एंड ही शोड दैट सनलाइट इज आल्सो एसेंशियल फॉर प्लांट प्रोसेस दैट प्यूरिफाई एयर। सनलाइट भी जो है प्लांट के लिए जरूरी है, ताकि सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट वो एयर निकाल सके जिससे कि एयर जो है बढ़िया हो रही है। ठीक है, जो कि एयर को प्यूरिफाई कर रहा है, जो डैमेज्ड एयर थी उसको ठीक कर रहा है। तो उसके लिए उन्होंने ये सेम एक्सपेरिमेंट जो प्रिस्टले ने किया था, पहले दिन में किया और फिर रात में किया। उन्होंने देखा दिन में तो भाई सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन रात में जो है सनलाइट नहीं मिल पा रही है तो प्लांट जो है ऑक्सीजन नहीं निकाल पा रहा है। और सेम एक्सपेरिमेंट फिर उन्होंने एक एक्वेटिक प्लांट के साथ भी किया। अच्छा, एक्वेटिक प्लांट के साथ करने में उन्हें क्या फायदा हुआ कि जब एक्वेटिक प्लांट पानी में रहते हैं, ठीक है, जब पानी में रहते हैं, ग्रीन है, तो जब ऑक्सीजन निकलेगी तो बबल फॉर्मेशन होगा, और वो जब बबल फॉर्मेशन होगा तो उन्हें देखना आसान होगा, है ना, कि बबल्स निकल रहे हैं यानी इससे ही कोई गैस निकल रही है। सो ही कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट विद एक्वेटिक प्लांट ऑब्जर्विंग बबल फॉर्मेशन, कहां पर, अराउंड ग्रीन पार्ट्स ऑफ द ब्राइट सनलाइट, ग्रीन पार्ट्स इन ब्राइट सनलाइट बट नॉट इन द डार्क। सेम एक्सपेरिमेंट उन्होंने जो प्रिस्टले वाला था जिसमें उन्होंने एक्वेटिक प्लांट नहीं लिया था, वो भी दिन में किया था, रात में किया था, मगर उन्हें ये नहीं पता चल पा रहा था कि ये जो एयर प्यूरिफाई हो रही है, जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, उस टाइम तो ऑक्सीजन नहीं था, मतलब वो एयर का टर्म दे रहे थे, जो गैस रिलीज हो रही है, जो एयर रिलीज हो रही है, वो प्लांट के किस पार्ट से हो रही है, स्टेम से हो रही है, रूट से हो रही है, या ग्रीन पार्ट से हो रही है, राइट। तो उन्होंने देखा कि जब ग्रीन पार्ट को ब्राइट लाइट में रख रहे हैं एक्वेटिक प्लांट को, तो वहां पर क्या हो रहा है, बबल्स निकल रहे हैं, और जबकि रात में कोई बबल नहीं निकल रहे हैं। तो उन्होंने आइडेंटिफाई किया इन बबल्स को एज ऑक्सीजन, यही है ऑक्सीजन,
जिसको उन्होंने ऑक्सीजन कहा है प्रिस्क्ले को, ठीक है। एंड ये केवल और केवल ग्रीन पार्ट से निकलता है। ये जो ऑक्सीजन है वो प्लांट के केवल ग्रीन पार्ट से निकलता है, ये इन्होंने प्रूव किया जब उन्होंने एक्वेटिक प्लांट लिया, ठीक है। चलिए, अगला जो काम था वो था जूलियस वॉन सैच का, जूनियर जूलियस वॉन सैच। ही डेमोन्स्ट्रेटेड प्लांट प्रोड्यूसिंग ग्लूकोज ड्यूरिंग ग्रोथ। प्लांट जो है ग्रोथ के टाइम पर ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है, उन्होंने ये देखा। एंड जो ये ग्लूकोज है ये एज अ स्टार्च ग्रेन्यूल्स स्टोर होता है। अब ये कहाँ स्टोर होता है? तो ये स्टोर होते हैं क्लोरोप्लास्ट में। तो उन्होंने देखा कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर कुछ पिगमेंट्स होते हैं। उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि ये जो पिगमेंट्स हैं ये क्लोरोफिल है और यहीं पर जो है स्टार्च, जो ग्लूकोज प्रोडक्शन होता है वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। तो ही डिस्कवर ग्लूकोज प्रोडक्शन अकर इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और वो ग्रीन पार्ट्स क्या थे? क्लोरोफिल थे, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट था वो परफॉर्म किया टी.डब्ल्यू. एंगलमैन ने। टी.डब्ल्यू. एंगलमैन ने का जो एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने लाइट जो स्पेक्ट्रा है, जो लाइट है उसको स्प्लिट किया स्पेक्ट्रम के थ्रू। उन्होंने ये पता लगाने की कोशिश की कि ये जो लाइट है इसकी कौन सी वेवलेंथ है जो सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स अपनी सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस उस पर्टिकुलर लाइट की वेवलेंथ में होती है। तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, उन्होंने लाइट को गुजारा एक प्रिज्म के थ्रू, ताकि ये जो लाइट थी वो अपने जो ईच इंडिविजुअल वेवलेंथ वाली लाइट थी वेव गई और उसमें टूट गई, ठीक है। तो इन्होंने ये जो अपनी अपनी लाइट में टूट गई उसके सामने उन्होंने एक ट्रे में रख दिया एक ग्रीन एल्गी, ठीक है। और उस ग्रीन एल्गी का नाम था क्लेडाफोरा। और जिस वाटर में उन्होंने रखा उस वाटर में उन्होंने कुछ एरोबिक बैक्टीरिया डाल दिए, क्योंकि उन्हें ये तो था कि भाई कोई ना कोई, अभी तक इतना तो प्रूव हो ही गया था कि ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। अब उनको तो ये देखना था ये जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है वो किस वेवलेंथ में ज्यादा रिलीज हो रही है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं ऐसे ही बैक्टीरिया रख देता हूँ जो ऑक्सीजन लेते हैं अपनी ग्रोथ के लिए। ऑब्वियसली वो वहां पर ज्यादा इकट्ठे होंगे जहां से ज्यादा ऑक्सीजन निकल रही होगी, ठीक है। सो ही ऑब्जर्व दैट एक्यूमुलेशन ऑफ दीज बैक्टीरिया अगर मोर इन ब्लू एंड रेड लाइट रीजन। उन्होंने ये देखा कि ये जो ब्लू वाला रीजन था, ये वाला, यहाँ पर मैक्सिमम बहुत ज्यादा जो है बैक्टीरिया इकट्ठे हो रहे थे एरोबिक, और जो रेड वाला रीजन है इस वाले में बैक्टीरिया ज्यादा एरोबिक जो बैक्टीरिया थे वो इकट्ठे हो रहे थे। सो ही डिस्क्राइब फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। एक्शन स्पेक्ट्रम का क्या मतलब होता है? जहां ज्यादा एक्शन हो रहा है, किस चीज का एक्शन की बात हो रही है यहाँ पे ज्यादा एक्शन क्या है? यहाँ पे फोटोसिंथेसिस वाले एक्शन की बात हो रही है। जहां ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही है वो वाला जो स्पेक्ट्रा इन्होंने तैयार किया उसको बोल रहे हैं एक्शन स्पेक्ट्रम, और सबसे पहला एक्शन स्पेक्ट्रम इन्होंने ही तैयार किया था, ठीक है। सो ही डिस्क्राइब द फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस रिजेंबलिंग द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी, जो बिल्कुल रिजेंबल कर रहा था क्लोरोफिल ए और बी के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा से, ठीक है। तो एंगलमैन का काम क्या था? इन्होंने लाइट को प्रिज्म के थ्रू गुजारा, लाइट अपनी अपनी वेवलेंथ में स्प्लिट हो गई, वेवग्योर में स्प्लिट हो गई, और उस लाइट को फिर उन्होंने दिया एक एल्गी को, क्लेडोफोरा को, जो कि सस्पेंडेड थी एक वाटर में। वाटर में आराम से एल्गी है, पानी में ही रहेगी, और वहां डाल दिए इन्होंने कुछ एरोबिक बैक्टीरिया। अब इन्होंने देखा कि एरोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ कहाँ ज्यादा हो रही है, तो इन्होंने देखा जहाँ रेड रीजन है की लाइट पड़ रही है वहां ग्रोथ ज्यादा है, जहां ब्लू रीजन की लाइट है वहां ग्रोथ ज्यादा है। तो इन्होंने इसके आधार पर बताया अपना फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रा, कि भाई इस आधार पर उन्होंने ये बताया कि कहाँ कहाँ ज्यादा वेवलेंथ की लाइट है या कौन कौन सी लाइट है जिसे जो प्लांट का ग्रीन पार्ट है ज्यादा एब्सॉर्ब करता है, ठीक है। चलिए, सो मिड 19 तक जब आए तब तक ये बात पता चल गई थी कि जो ये प्लांट है, प्लांट्स यूज लाइट एनर्जी टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तब तक ये क्लियर हो गया था कि प्लांट जो है लाइट एनर्जी को यूज करते हैं किस चीज के लिए? अपना फूड बनाने के लिए, जो ऑब्वियसली कार्बोहाइड्रेट है, और ये किस किस से मिलकर बनाते हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से मिलकर बनाते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला दैट टाइम?
तब उन्होंने कहा था एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इज इक्वल टू कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट निकल रही थी। ठीक है, तो उस टाइम तक ये फॉर्मूला था। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, कैरोलस वॉन नेल, जो कि बाय प्रोफेशन एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। तो ये अपने माइक्रोब्स पर काम कर रहे थे। माइक्रोब से काम करते करते इन्होंने जो पर्पल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है इन पर ये अपना काम कर रहे थे। तो इन्होंने देखा कि भाई जो फोटोसिंथेसिस है वो एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है। ठीक बात है कि भाई इसके लिए लाइट चाहिए, ये कई लोगों ने कहा है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है। लेकिन ये जो ग्रीन प्लांट है, ये इस केस में ग्रीन प्लांट के केस में हाइड्रोजन डोनर का काम कौन कर रहा है, हाइड्रोजन दे कौन रहा है। ठीक है, तो इन्होंने जब ये ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे तो ये इन्होंने, क्योंकि वो भी फोटोसिंथेटिक होते हैं और ये क्या करते हैं, एन ऑक्सीजनिक है, यानी कि ये एज अ ऑक्सीजन रिमूव नहीं करेंगे, ये सल्फर को रिमूव करेंगे। ये क्या रिमूव करेंगे, फोटो ऑटोट्रॉफिक तो है मगर ये सल्फेट को या सल्फर आयंस को रिलीज करेंगे, मेटाबोलाइज करते हैं, क्योंकि ये सल्फर बैक्टीरिया है तो ये सल्फर को मेटाबोलाइज करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, सेम सिचुएशंस इन्होंने लगाई और जब H2O की जगह H2S यूज किया तो सल्फर एज अ बाई प्रोडक्ट निकल रहा था। अभी तक में क्या था, H2O प्लस CO2 इज इक्वल टू कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट। तो जब इन्होंने H2S यूज किया, वाटर की जगह पर क्या यूज किया, H2S यूज किया, तो सल्फर जो है या सल्फेट जो है वो एज अ बाई प्रोडक्ट निकलने लगा। तो इन्होंने H2S यूज किया तो हाइड्रोजन डोनर, इनको क्या पता चला कि जो हाइड्रोजन डोनर है वो H2S है। वो जो, क्योंकि ऑक्सीजन तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो H2O में भी थी, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में भी थी, है ना। तो ये इनका सिग्निफिकेंट इंटरफेरेंस था कि ये जो ऑक्सीजन रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस के टाइम पर, ठीक है, जो कि ग्रीन प्लांट रिलीज करते हैं, वो एक्चुअली रिलीज होती है वाटर से, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और इसके केस को दोबारा से कंफर्म भी किया गया बाय यूजिंग रेडियो आइसोटोप टेक्निक्स। तो उसमें जो ऑक्सीजन का जो रेडियो आइसोटोप है O15 को यूज करके देख सकते हैं, और उसको यूज करके देखा कि भाई जो ऑक्सीजन है वो रेडियो आइसोटोप वाली ही निकल रही थी। तो इससे प्रूव हुआ कि भाई जो ऑक्सीजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं रिलीज होती है, उसकी तो कार्बोहाइड्रेट बनाने में यूज हो जाती है, और एज अ बाई प्रोडक्ट जो निकल रहा है वो H2O से निकल रहा है। तो फिर फाइनल जो फोटोसिंथेटिक फॉर्मूला है वो आया 6CO2 प्लस 12H2O इज इक्वल टू, यहाँ पर लाइट लिखेंगे और यहाँ पर क्लोरोफिल लिखेंगे। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च प्लस H2O प्लस ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन कहाँ से निकल रही है, ये वाटर से निकल रही है, वाटर से निकल रही है। ये इनकी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस जो है इंटरफेरेंस थी। ठीक है, चलिए अब वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। ये सारी चीजें तो पता चल गई कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, वाटर जरूरी है, सनलाइट जरूरी है, क्लोरोफिल जरूरी है, लेकिन ये जो फोटोसिंथेसिस है वो होती कहाँ पर है। ठीक है, सो फोटोसिंथेसिस अगर इन ग्रीन लीव्स, जो भी ग्रीन वाला पार्ट है क्लोरोफिल है वहां पर होती है, ग्रीन लीव्स एंड अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, अब ग्रीन पार्ट्स में हमने एनाटॉमी में पढ़ा था, ग्रीन पार्ट्स में लीफ का जो मेन जो ग्रीन पिगमेंट है वो कहाँ पाया जाता है, वो मेसोफिल सेल्स में पाया जाता है। तो मेसोफिल सेल्स में ही क्या होती है हमारी जो फोटोसिंथेसिस है वो होती है। ठीक है, सो क्लोरोप्लास्ट इन मेसोफिल अलाइंड अलोंग द सेल वॉल टू मैक्सिमाइज लाइट एब्जॉर्प्शन। एंड क्लोरोप्लास्ट जो है इट इज अ मेम्ब्रेनस सिस्टम। क्लोरोप्लास्ट जो होता है इसमें बहुत सारे अंदर का जो स्ट्रक्चर है कट करके ये जो आपको दिखाया गया है, इसमें जो अलग अलग पार्ट हैं, एक पार्ट है जिसे ग्रेना बोलते हैं, दूसरा है जिसे स्ट्रोमा लैमिनी बोलते हैं, एक है जिसे मैट्रिक्स स्ट्रोमा बोलते हैं। ठीक है, ये जो कॉइन जैसे स्ट्रक्चर एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, इस पूरे को हम ग्रेना बोलते हैं या ग्रेनम बोलते हैं सिंगल को। ठीक है, और ईच जो पार्ट है इसे हम थाइलेकोइड बोलते हैं। बाहर की मेम्ब्रेन थाइलेकोइड मेम्ब्रेन है, इसके अंदर जो स्पेस है ये लाइट येलो कलर को जो दिख रहा है ये थाइलेकोइड का ल्यूमन है। बाहर ये जो एक ग्रेना दूसरे ग्रेना से जुड़ा हुआ है लेमिनी के थ्रू, उसे स्ट्रोमा ग्लैमिनी कहते हैं, क्योंकि स्ट्रोमा के थ्रू जुड़ा हुआ है, और ये जो येलो कलर का पार्ट है ये स्ट्रोमा पार्ट होता है।
ठीक है, जनरलाइज्ड क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर हमने सेल ऑर्गेनेली में पढ़ा हुआ है। यहाँ पर ये दोबारा एज अ रेफरेंस दिया है कि आपको ये पता चले कि जो फोटोसिंथेसिस का साइकिल है, जो फोटोसिंथेसिस के रिएक्शंस है, वो एक्चुअली कहाँ होती हैं। तो लाइट रिएक्शन होती है ग्रीना में, और जो डार्क रिएक्शन है वो होती है स्ट्रोमा में, ये जो येलो वाला पार्ट है वहां। ठीक है, लाइट रिएक्शन होती है ग्रीना में और डार्क रिएक्शन होती है स्ट्रोमा। लाइट रिएक्शन में क्या क्या होता है? लाइट रिएक्शन में प्रोड्यूस होता है एटीपी और NADPH। ठीक है, एंड इट इज डायरेक्टली लाइट ड्रिवन रिएक्शन, सो इसे हम फोटोकेमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। जो लाइट डार्क रिएक्शन है, इट अकर इन द स्ट्रोमा एंड इट सिंथेसाइज शुगर फ्रॉम ATP and NADPH एंड इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द लाइट रिएक्शन प्रोडक्ट। यानी कि लाइट रिएक्शन का जो फाइनल प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट क्या है? ATP एंड NADPH। जितनी जल्दी ATP और NADPH बनेंगे उतनी ही जल्दी डार्क रिएक्शन जो है वो शुरू हो जाएगी। डार्क रिएक्शन का ये मतलब नहीं है कतई कि ये डार्क नेक्स्ट में शुरू होगी। इट इज नॉट अकरिंग, मतलब कतई ये मतलब नहीं है। जितनी जल्दी ATP और NADPH बनेंगे उतनी जल्दी जो है डार्क रिएक्शन शुरू हो जाएगी, यानी कि कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस शुरू हो जाएगी। ओके, सो टाइप ऑफ पिगमेंट देखते हैं। अभी हमें ये पता चला क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर से कि भाई क्लोरोफिल में ही होना है जो कुछ होना है। तो फिर कौन कौन से पिगमेंट्स हैं? पिगमेंट कौन कौन से हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होंगे? तो पिगमेंट 4 तरीके के होते हैं। एक है क्लोरोफिल ए, दूसरा है क्लोरोफिल बी, देन ज़ैंथोफिल, देन कैरोटीनॉइड। ठीक है, क्लोरोफिल ए इज रेस्पॉन्सिबल टू एब्सॉर्ब लाइट प्राइमरीली टू इन द ब्लू एंड रेड रीजन। ब्लू एंड रेड रीजन की लाइट को ये एब्सॉर्ब करता है क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल बी एब्सॉर्ब लाइट इन ब्लू एंड येलो रीजन। ठीक है, ज़ैंथोफिल एब्सॉर्ब ब्लू वेवलेंथ एंड कैरोटीनॉइड एब्सॉर्ब ब्लू ग्रीन एंड वॉयलेट कलर वेवलेंथ। ठीक है, तो ये अगर हम देखें तो एब्सॉर्प्शन बता दिया आपको कहाँ कहाँ होता है। एब्सॉर्प्शन में जो हमारा जो क्लोरोफिल ए है वो ब्लू एंड रेड रीजन, ये यहाँ पर, और देखिए यहाँ पर मैक्सिमम एब्सॉर्प्शन हो रहा है इसका। क्लोरोफिल बी का दूसरे कलर से कर देते हैं। क्लोरोफिल बी का एब्सॉर्प्शन यहाँ ज्यादा हो रहा है इस जगह पे। ठीक है, ज़ैंथोफिल का यहाँ पर ज्यादा हो रहा है। ठीक है, ओके। सो जहां पर एब्जॉर्प्शन क्लोरोफिल ए का ज्यादा हो रहा है, वहीं अगर हम फोटोसिंथेटिक रेट को देखेंगे तो फोटोसिंथेटिक रेट में क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रहा है, वहीं पर फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा हो रही है। यहाँ पर जहां क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रहा है, वहां पर ही क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस रेट ज्यादा हो रही है। अगर हम बाकियों को देखें तो ज़ैंथोफिल की एब्जॉर्प्शन यहाँ पर ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर फोटोसिंथेसिस रेट उतनी ज्यादा नहीं है। यहाँ देखिए फोटोसिंथेसिस रेट उतनी ज्यादा नहीं है। अगर हम क्लोरोफिल बी को देखेंगे, ये यहाँ पर एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रही है, लेकिन फोटोसिंथेसिस रेट यहाँ पर ज्यादा नहीं है, यहाँ पर ज्यादा नहीं है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? इससे हमें ये पता चल रहा है कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन क्लोरोफिल ए का जहां ज्यादा हो रहा है, वहीं फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रही है। इसका मतलब जो चीफ पिगमेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए, दैट इज क्लोरोफिल ए। ये वाला जो है वो मेनली फोटोसिंथेसिस के लिए जिम्मेदार है, क्लोरोफिल ए। बाकी जितने पिगमेंट हैं वो एज अ एसेसरी से पिगमेंट काम करते हैं। वो लाइट एनर्जी को इकट्ठा करते हैं और वो टुवर्ड्स फेंक देते हैं उस लाइट एनर्जी को क्लोरोफिल ए की तरफ। और अगर बहुत ही ज्यादा तेज लाइट आ रही है तो वो एक दूसरे को देंगे लाइट, ताकि इस प्रोसेस में क्या हो, वो लाइट कुछ कुछ हीट में कन्वर्ट हो जाए। लाइट हीट में कन्वर्ट होगी, रिलीज होगी, और वो थोड़ी सी लो लेवल की जब आएगी तो क्लोरोफिल ए को देंगे। अगर डायरेक्टली देंगे तो उसका स्ट्रक्चर बिगड़ सकता है। इसका मतलब मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ कि जो बाकी एसेसरी पिगमेंट्स हैं, दे एक्चुअली प्रोटेक्ट क्लोरोफिल ए फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज। ये फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज जो क्लोरोफिल ए का हो सकता है हाई इंटेंसिटी पर, उसको उससे बचाने का भी काम करते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल ए जो है वो सेंट्रल रोल प्ले करता है एनर्जी कैप्चर करने के लिए, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड जो है वो ट्रैप करके उसकी तरफ मूव करते हैं। अदरवाइज फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज से भी क्लोरोफिल ए को बचाने का काम करते हैं। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अब लाइट रिएक्शन की तरफ कि लाइट रिएक्शन होता क्या है। तो लाइट रिएक्शन इंक्लूड
लाइट एब्जॉर्प्शन, वाटर स्प्लिटिंग, ऑक्सीजन रिलीज एंड एटीपी NADPH फॉर्मेशन। ये 4 चीजें जब होती हैं तब इसको लाइट रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन का मतलब थाइलेकॉइड में है। ये सारे स्ट्रक्चर हमने समझ लिया। हम धीरे 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 अंदर डीप में जा रहे हैं और समझ रहे हैं कि ये जो रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन, वो परफॉर्म कहाँ होगी? थाइलेकॉइड में होगी। और इस टाइम पे क्या होगा? इस टाइम पर जो है लाइट एब्जॉर्ब होगी, यहाँ पर लाइट एब्जॉर्ब होगी। और लाइट एब्जॉर्ब कौन करेगा? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्ब करेगा लाइट को। सन से आई लाइट, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स ने लाइट एब्जॉर्ब करी। लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद उसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को दे दिया और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने फाइनली एक्सेप्ट करते 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 वो जो है फाइनल एक्सेप्टर यानी कि NADPH को दे दिए वो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ATP NADPH का फॉर्मेशन भी हुआ। और जब इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स अगले वाले को दे दिए तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की जो कमी हुई उसको पूरा करने के लिए क्या हुआ? वाटर स्प्लिट हुआ, है ना। वाटर स्प्लिट हुआ, ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट निकल गई और ये इलेक्ट्रॉन इसमें अपनी भरपाई कर दी। जो इलेक्ट्रॉन इसने भेज दिए थे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को, उसने वहां पर भरपाई कर दी। ठीक है, तो फिर लाइट रिएक्शन में क्या क्या हो रहा है? सबसे पहले लाइट एब्जॉर्ब होती है, वाटर स्प्लिट होता है, मैंने बताया इलेक्ट्रॉन देने के लिए। जब वाटर स्प्लिट होता है तो ऑक्सीजन भी रिलीज होती है और जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है NADP, वो NADPH बना लेता है और ATP का भी फॉर्मेशन। ठीक है, ये होती है लाइट एनर्जी। अब इसको क्लासिफाई किया गया है 2 फोटो सिस्टम में, 2 फोटो सिस्टम्स में। PS1 फोटो सिस्टम को बोलते हैं PS1 एंड PS2। ये PS1 और जो PS2 हैं, ये जो पिगमेंट्स होते हैं उनको ऑर्गेनाइज करते हैं और ऑर्गेनाइज करके जो पूरा का पूरा सिस्टम होता है इसको बोला जाता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। क्या बोला जाता है? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। जो सनलाइट आ रही है उसको हार्वेस्ट करने का काम करेंगे, उसको फटाफट फटाफट अपने रेंज वाली लाइट को लेंगे और उसको फिर क्या करेंगे? आगे की तरफ, जब वो हाई एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन्स को आगे की तरफ मूव करने का काम करेंगे। तो सबसे पहले क्या रहा? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होगा फोटो सिस्टम में, विच कंसिस्ट ऑफ hundreds of pigments molecule bound to a protein which optimize photosynthesis by absorbing diverse light wavelength। अलग अलग लाइट वेव, क्योंकि सारे पिगमेंट्स वहां होंगे तो सभी को वो एब्जॉर्ब करेंगे। P700 जो होता है इन PS1 एंड P680 जो है ये प्रेजेंट है PS2 में। These are the chlorophyll A molecule absorbing light at 700 नैनोमीटर एंड 680 नैनोमीटर। ठीक है, 700 नैनोमीटर पर एंड 680 पर जो लाइट एब्जॉर्ब हो रही है वो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल करेगा और PS1 में जो एब्जॉर्ब होगी वो 700 वाली होगी, ये हमें याद रखना है। और PS2 में जो होगी वो 680 वाली एब्जॉर्ब, ये हमें याद रखना है। PS1 PS2 बोला जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि पहले PS1 होगा लाइट एब्जॉर्ब करेगा, PS2 नहीं करेगा। वो अकॉर्डिंग टू डिस्कवरी नाम दिया गया है, लेकिन जो पहले एक्टिवेट होगा, पहले काम करेगा, वो होता है P600 वाला, 680 वाला। ठीक है, P680 वाला। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा क्या है, ये मैंने आपको बताया लाइट हार्वेस्टिंग। ये जो है ग्रीन कलर का जो दिखाई दे रहा है ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है। ये इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं, P700 के हैं, P680 के हैं। इन्होंने लाइट एब्जॉर्ब करी, एब्जॉर्ब करके ये आगे के आगे किसको देते जाते हैं? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स को देते जाते हैं। चलिए, अच्छा PS2 में क्या होता है? PS2 में मैंने कहा सबसे पहले PS2 काम करेगा। सबसे पहले ये एब्जॉर्ब करता है लाइट को एट 680 नैनोमीटर, क्लोरोफिल ए जो होता है, और ये फिर एक्साइटिंग करता है इलेक्ट्रॉन्स को। इट एक्साइटिंग इलेक्ट्रॉन्स टू अ हायर एनर्जी स्टेट। जैसे ही उसने लाइट एब्जॉर्ब की तो जो इलेक्ट्रॉन है वो इतनी एनर्जी लेके हायर एक्साइटेड स्टेज में पहुंच जाते हैं। यहाँ लाइट यहाँ से आई और ये एक्साइटेड स्टेट में इस जगह पर पहुंच गया PS2 में। नाउ दीज इलेक्ट्रॉन देन ट्रांसफर टू नेक्स्ट साइटोक्रोम। ये क्या है? प्लास्टोक्विनोन को इसने इलेक्ट्रॉन दिया, प्लास्टोक्विनोन ने साइटोक्रोम B को दिया, और इस तरीके से डाउन हिल फॉर्म में ये जो इलेक्ट्रॉन है वो जाने लगे अकॉर्डिंग टू इट्स रिडॉक्स पोटेंशियल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इट्स रिडॉक्स पोटेंशियल। ये जैसे ही एक्साइटेड हुआ, एक्साइटेड फॉर्म में आ गया और इसने फिर जाके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स को थ्रू अ चेन ऑफ साइटोक्रोम्स, बहुत सारे साइटोक्रोम्स लगे हुए होते हैं, उनको इलेक्ट्रॉन्स देना शुरू किया
आगे वालों को। फिर ये फाइनल इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट कर लिया किसने, P700 ने। P700 ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, ये एक्साइटेड हो गया, ठीक है, ये एक्साइटेड हो गया, और फिर इसने भी इलेक्ट्रॉन फटाफट से किसको दे दिया, फाइनल एक्सेप्टर को, दैट इज NADP, और उसने फिर NADPH और 2 प्रोटॉन जो है आयन वो बना ली, ठीक है। ये है हमारी PS2 का फॉर्म, और ये कैसे जा रहा है आप देख रहे हैं। ये पहले सीधे जो 680 है वो एक्साइटेड हुआ इलेक्ट्रॉन लेके, फिर ये डाउन हिल इसने इलेक्ट्रॉन भेजे, फिर ये दोबारा से एक्साइटेड हुआ, तो ये क्या फॉर्म बन रही है, अगर हम उस पर देखेंगे रिडक्स पोटेंशियल पर, ये फॉर्म बन रही है जेड लाइक स्कीम, इसीलिए इसको बोला जाता है जेड स्कीम, ठीक है। चलिए, सो साइमल्टेनियसली ये तो मैंने PS2 का बता दिया, और सिमिलरली जो ये जो PS1 है, साइमल्टेनियसली इन PS1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ओन रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल A एब्सॉर्ब 700 नैनोमीटर। PS1 जो है यहाँ पर कौन सी लाइट एब्सॉर्ब हो रही है, क्लोरोफिल A एब्सॉर्ब कर रहा है 700 नैनोमीटर वाली, है ना। तो PS1 में 700 नैनोमीटर वाली जो सनलाइट थी वो एब्सॉर्ब हुई, ये लीजिए, ये रहा सन, ठीक है, और ये फिर एक्साइटेड हो गए, ये एक्साइटेड हो गए, तो ये फिर यहाँ पे भी मुझे डायग्राम डाल देना चाहिए था, ये एक्साइटेड हो गए। नाउ दीज इलेक्ट्रॉन डोनर आर देन पास टू अनदर एक्सेप्टर विद अ हायर रिडॉक्स पोटेंशियल। इन्होंने भी फिर किसको दिया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को दिया, और फिर ये दोबारा से हायर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को दिया। अल्टीमेटली दीज इलेक्ट्रॉन आर यूज्ड टू रिड्यूस NADP टू NADPH एंड हाइड्रोजन आयंस, ठीक है। तो ये इस तरीके से इनकी पूरी साइकिल चलती रहती है। अब अगर हम Z स्कीम को देखें, जो मैंने अभी अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई, तो दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पाथवे, Z स्कीम क्या है, इट इज अ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पाथवे स्टार्टिंग फ्रॉम PS2 to PS1 and ultimately reducing NADP to NADPH and H plus is referred to Z scheme due to characteristic shape on a redox potential scale। यही मैंने आपको भी बताया था। ये जो PS2 है, जिसका जो मेन रिएक्शन सेंटर है वो क्या है, P600, ठीक है। इसने जैसे ही एनर्जी ली और ये एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया, ये देखिए पहुंच गया। अब बहुत सारे जो है साइटोक्रोम्स बीच में लगे हुए हैं, प्लास्टोक्यूनियंस बीच में लगे हुए हैं, उनसे होते हुए ये जो इलेक्ट्रॉन है वो आ गया दूसरे रिएक्शन सेंटर पे, जिसका की नाम है P700, और ये फोटो सिस्टम 1 है, ठीक है। लाइट एनर्जी यहाँ गई, ये एक्साइटेड हो गया, लाइट एनर्जी यहाँ गई, ये एक्साइटेड हो गया। इसमें फिर ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दोबारा से डिफरेंट जो बीच वाले कैरियर मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि आयरन सल्फर प्रोटीन है, फेरेडॉक्सिन है, इनसे होते हुए NADP को दिया और NADPH का फॉर्मेशन कर दिया, और ये जो सिस्टम बन रहा है ये पूरी तरीके से इस तरीके से यहाँ नीचे गया, डाउन हिल आया, देन अप हिल गया, तो ये जो शेप बनी ये जेड स्कीम कहलाती है, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक शेप है रेडक्स पोटेंशियल में जेड शेप की, इसीलिए से जेड स्कीम कहा जाता है, ठीक है। सो इस दौरान एक चीज और साथ में हो रही है, वो क्या हो रही है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इन PS2। 1 molecule of water is split into 2 proton, 1 oxygen and electrons. This process replenish electrons from PS2। जो PS2 एक्साइटेड होके अपने इलेक्ट्रॉन्स आगे की तरफ भेज रहा है डिफरेंट साइटोक्रोम्स को, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो रही है। अब वो कह रहा है भाई मैं अपने कब तक दूंगा, मेरी अपनी शेप खराब हो रही है, तो मैं अपने अब नहीं देख सकता की बात। तो फिर उस केस में क्या होता है, वाटर जो है वो स्प्लिट होता है, किस किस चीज में, ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन्स में, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ये कहाँ पर होता है, PS2 के इनर थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में, जहां पर ये जो वाटर है वो प्रोटॉन, ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन में टूट जाता है। ऑक्सीजन जो है वो रिलीज हो जाती है एज अ बाई प्रोडक्ट एंड कंट्रीब्यूटिंग द नेट प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन टू द फोटोसिंथेसिस। इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्साइटेड होके डिफरेंट साइटोक्रोम्स में होते हुए NADPH बनाते हैं, और जो प्रोटॉन है वो थाइलेकोइड के ल्यूमन में इकट्ठे होते रहते हैं, ये वाले प्रोटॉन्स, ठीक है। सो फोटोफॉस्फोराइलेशन, यानी कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, जाकर के क्या बना रहे हैं,
NADPH एंड ATP सिंथेसिस को क्या बोलते हैं? ATP सिंथेसिस को बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। और अगर वो लाइट की प्रेजेंस में हो रहा हो तो उसे हम बोलेंगे फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, इसीलिए इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है फोटोफॉस्फोराइलेशन। और फोटोफॉस्फोराइलेशन भी दो तरीके के हैं, जैसा कि हमने PS2 और PS1 का काम देखा। ठीक है, PS2 कैसा है? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें Z स्कीम बन रही है, आप देख रहे हैं। यहाँ पर PS2 एक्साइटेड हुआ, लाइट पड़ी, एक्साइटेड हुआ, एक्साइटेड होकर डिफरेंट साइटोक्रोम्स को इलेक्ट्रॉन देके इसने P700 को दिया, वो फिर से एक्साइटेड हुआ और डिफरेंट साइटोक्रोम्स के थ्रू उसने वो इलेक्ट्रॉन्स जो है NADPH को भेज दिया। और इस दौरान उसने एक ATP भी सिंथेसाइज कर लिया। ठीक है, और ये जो है, जो इलेक्ट्रॉन्स इसने यहाँ पर भेजे वो NADPH ने ले लिया, वो वापस उसके पास नहीं आए हैं। किसके पास? PS2 के पास, P680 के पास। तो इसीलिए ये जो प्रोसेस है वो नॉन साइक्लिक है ना। और जब ये अपने इलेक्ट्रॉन्स भेज रहा है तो इसको इलेक्ट्रॉन्स कहीं से तो चाहिए, तो ये क्या कर रहा है? इस वाटर की हाइड्रोलिसिस कर रहा है। हाइड्रोलिसिस वाटर की हो रही है तो इलेक्ट्रॉन्स को मिल रहे हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया ऑक्सीजन रिलीज हो रही है और प्रोटॉन जो है उसके ल्यूमन में इकट्ठे होते जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, सो सिंथेसिस ऑफ ATP फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अकर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, दैट्स व्हाई वी कॉल इट फोटोफॉस्फोराइलेशन। एंड दिस वन इज नॉन साइक्लिक। क्यों नॉन साइक्लिक है? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन उसने दिए वो उसके पास वापस नहीं आए। इट इन्वॉल्व बोथ PS2 एंड PS1। इसमें दोनों ही फोटो सिस्टम का यूज होता है, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। PS2 का भी यूज होता है, PS1 का भी होता है, और जो एक पर्टिकुलर सीरीज में होता है। ठीक है, एंड इट इज कनेक्टेड वाया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो कि Z स्कीम है। ये आप यहाँ पर भी देख पा रहे हैं, ये Z स्कीम है। ये Z स्कीम, ये देखिए Z स्कीम है, है ना। एंड यहाँ पर किस किस चीज का प्रोडक्शन हो रहा है, हम देख पा रहे हैं कि इस पूरे के पूरे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में एक तो ATP का प्रोडक्शन हो रहा है और एक NADPH का प्रोडक्शन हो रहा है। दूसरा है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक का मतलब चेन रिएक्शन, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन भेजे जा रहे हैं वो वापस आ रहे हैं। और ये कहाँ होता है? ये PS1 में होता है। PS1 का मतलब हो गया P700। ठीक है, सो इन दिस पर्टिकुलर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ओनली PS1 इज फंक्शनल। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट करते हैं विद इन PS1 सिस्टम। एंड ये कहाँ होता है? वो हो रहा था जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, वो हो रहा था थाइलेकॉइड के ल्यूमन में। ये होता है स्ट्रोमा लैमेली में, क्योंकि स्ट्रोमा लैमेली में केवल P700 वाले मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। वहां पे क्लोरोफिल एक ही P700 वाली वेवलेंथ को एब्सॉर्ब कर सकते हैं। तो ये जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है ये होता है स्ट्रोमा लैमेली। ठीक है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस पूरी पिक्चर को कि केवल और केवल ATP सिंथेसिस हो रहा है। सो प्रोड्यूस ओनली ATP, नॉट NADPH एंड H आयंस। ठीक है, सो इट हैपन ओनली व्हेन लाइट वेवलेंथ 680 से ज्यादा की हो, यानी कि P700 होगी, अवेलेबल होगी, तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है। चलिए, तो अब हम एक बार कंपेयर कर लेते हैं फोटो सिस्टम 1 को फोटो सिस्टम 2 से। अलग अलग तो हमने समझ ही लिया है, एक बार फिर से देख लेते हैं दोनों के बीच में क्या कंपैरिजन है। फोटो सिस्टम 1 का जो एब्जॉर्प्शन पीक है वो 700 नैनोमीटर पर है, ये हमें पता है। तो क्लोरोफिल ए जो है वो 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा, जबकि यहाँ पर PS2 में ये 680 वाली वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्प्शन पीक कहाँ पर है? 680 पर। जो प्राइमरी एक्सेप्टर है PS1 का, वो यहाँ पर फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस है, व्हाइल प्राइमरी एक्सेप्टर इन PS2 इज प्लास्टोक्यूनोन। ये हमें याद रखना है। ठीक है, इन PS1 फोटोलिसिस ऑफ वाटर डज नॉट अकर। In PS1 photolysis of water does not occur, while in PS2 photolysis of water occur। मतलब PS2 में वाटर जो है वो स्प्लिट होता है और वो अपने अपने कंपोनेंट में, यानी कि प्रोटॉन, ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन में टूट जाता है इन PS2। ठीक है, PS1 is involved in both cyclic and non-cyclic photophosphorylation। साइक्लिक हो या नॉन साइक्लिक हो, दोनों में PS1 जो फोटो सिस्टम 1 है वो इन्वॉल्व होता है, जबकि PS2 केवल जो है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, इन PS1 फोटो सिस्टम 1 इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर टू NADP, while in PS2 इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर बैक टू PS1। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन डज नॉट टेक्स प्लेस इन PS1। PS1 में
ऑक्सीजन नहीं निकलती है क्योंकि यहाँ पर वाटर स्प्लिट ही नहीं हो रहा है, जबकि PS2 में जो ऑक्सीजन है वो निकलती है क्योंकि यहाँ पर वाटर इन्वॉल्व हो रहा है, वाटर की फोटोलिसिस हो रही है। सो ये इसके डिफरेंस है, ये हमें याद होने हैं। आप डायग्राम्स को अच्छे से ध्यान से देखेंगे तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और इस फोटोसिंथेसिस में काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आई होप आपको अभी तक का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगला कंसेप्ट अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए खूब खुश रहिए, खूब पढ़िए। थैंक यू।